आज सुनिए रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी सुरली भौजी। वरिष्ठ कथाकार रूप सिंह चंदेल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आलोचना आदि गद्य की अनेक विधाओं में उन्होंने सृजन किया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कौन? दरवाजे पर दस्तक सुन भीतर से आवाज आई और उसी के साथ दरवाजे तक किसी के आने की आहट। दरवाज़ा खुला तो रवीश रोमांच से भर उठा। भौजी का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, न ही शरीर। वैसी ही कसी हुई देह, वैसा ही हरा भरा चेहरा। उम्र को धता बताती चेहरे पर वही चमक गमक। 10 वर्ष लंबे अंतराल के बाद भी उनके चेहरे पर नज़र गड़ाए वो सोच रहा था। उधर भाभी भी अनजान से दुबले पतले लेकिन आकर्षक नौजवान को दरवाजे पे खड़ा देखकर किंचित अचकचा सी गई। वो उससे उसका परिचय पूछने ही वाली थी कि चेहरा पहचान में आ गया। अरे तुम! अतिशय आश्चर्य और हर्ष के मिले जुले भाव सहित उनके मुंह से निकला। विस्मय से उनकी बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ी हो गईं। वो ड्योढ़ी के उस पार अंदर बुलाए जाने के इंतज़ार में खड़ा रहा, उनके चेहरे पर नज़रें गड़ाए। भौजी की नज़रें भी उस पर जो एक बार टिकी तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था शायद कि सामने जो खड़ा है वो रवीश ही है। आखिर उससे कहना ही पड़ा, बाहर से लौटा दोगी भौजी? उन्होंने उसके चेहरे से नज़रें हटाईं। आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा रवीश कि तुम हो। आखिर तुम चले क्यों गए थे और रहे कहाँ इतने दिन? तुमने तो हमारे होश ही गुमा दिए थे। कहाँ नहीं खोजा तुम्हारे भैया ने? गांव, जंगल, एक शहर से दूसरे शहर और महीनों पुलिस के चक्कर काटे। उनकी बात बीच में ही काटता हुआ वो बोला, सब बताऊंगा भौजी, कुछ दम तो ले लेने दो। बरौठा पार कर सामने आंगन था। आंगन में चारपाई पड़ी थी जिस पर एक मटमैला बिछौना तहाया हुआ रखा था। भौजी ने बिछौने को लपक कर उठाया और सामने की दूसरी कोठरी में उसे पटक कर एक नई साफ दरी लाकर चारपाई पर बिछाते हुए बोली, अब बैठो। मैं कोई मेहमान हूँ भौजी जो तुम इतना सब कर रही हो? रवीश उनकी ओर देखता हुआ बोला, मेहमान से भी अधिक। पता नहीं किस बात से नाराज होकर गए तो सुध ही नहीं ली कि हम सब पर क्या बीत रही होगी। रवीश ने चुप रहना ही उचित समझा। उसे इस बात का एहसास अब हो रहा था कि उसे कम से कम इंदर भैया के नाम एक खत डालकर उन्हें ये बता देना चाहिए था कि वे परेशान ना हो, वो सही सलामत है। इंदर भैया कहाँ हैं भौजी? विषय बदलने के लिए वो बोला, भैया आज शहर गए हैं, बेटा शहर में पढ़ रहा है। एक क्षण रुक कर वो बोली, शाम की गाड़ी से आ जाएंगे। तो हरीश इतना बड़ा हो गया, शहर में जाकर पढ़ने लायक? कितना छोटा था, गोल मटोल। क्षण भर के लिए वो जैसे अतीत में उतर गया। कहाँ रहे इतने दिनों? हम सबकी तनिको ना याद आई? भौजी ने पूछा तो उसकी तंद्रा टूटी। याद ना आई होती तो आज यहाँ कैसे बैठा होता? कहने को तो वो कह गया, लेकिन अपनी आवाज़ के खोखलेपन को उसने स्वयं अनुभव किया। प्रसंग को टालने के उद्देश्य से वो बोला, घर में कोई बदलाव नहीं किया आप लोगों ने? मैं देखता हुआ आया हूँ कि मानू सिंह, प्रताप सिंह, शिवपाल सिंह के ही नहीं, कल्लू और परसू लोध के घर तक पक्के बन गए हैं। लेकिन आप? हम सब के लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे जाने से जान सांसत में रही। तुम्हारे साथ किसी अनहोनी की कल्पना से हम कितना परेशान रहे होंगे तुम सोच नहीं सकते। उससे जूझ ही रहे थे कि हरीश को पता नहीं क्या बीमारी हुई। उसके इलाज के लिए लगातार शहर भागते रहे। ओह! भौजी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने पूछा, अब कैसा है हरीश? ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर अचानक कुछ याद आने के भाव से उठते हुए वो बोली, तुम पता नहीं कितनी दूर से आए और मैं अभी अपनी ही गाए जा रही हूँ। बिल्कुल ही पागल हूँ। वो तो तुम हो ही भौजी। शरारत भरे अंदाज से उनकी आंखों में झांकता हुआ वो बोला। उसकी शरारत पर मुस्कुरा कर सुरली उठी, चाय नाश्ता लाई। तब तक तुम आराम करो। चारपाई पर पसरते हुए रवीश ने जाती हुई भौजी के पार्श्व को देखा। काया पहले से कहीं अधिक पुष्ट दिख रही है। उसने सोचा, आज भी चाल में वही नफासत है। यहाँ रहने के दिनों में उनकी चाल को देखकर वो कहा करता, भौजी आपकी चाल गजगामनी सी है।
और वो मान से इठलाकर उसे झिड़कती हुई कहती, दिन पर दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो रवीश, अपनी बकवास अपने पास ही रखा करो। लेकिन वो जानता था कि उसके वैसे बोलने को भौजी बार बार सुनना चाहती हैं। जब वो उनकी आवाज़ की तारीफ करता हुआ कहता, भौजी शायद तुम्हारी कोयल जैसी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा इनाम रखा था, तब नाराज़गी जताती सी वो कहती, मुझे ये सब पता नहीं, अब जो रख दिया सो रख दिया। लेकिन ये कहते हुए उनकी आंखों की चमक बता जाती थी कि ये सुनकर वो नाराज़ नहीं, बहुत खुश हैं। किचन में घुसते ही सुरली उसकी आंखों से ओझल हुई तो मन की बेचैनी दबाकर वो पूरी तरह से चारपाई पर पसर गया और खो गया अतीत में। वो 8 साल का था कि 1 वर्ष के अंतराल में पहले पिता और फिर माँ की मृत्यु हो गई थी। कठिनाई से 1 साल गांव में रह पाया। ताऊ के यहाँ हर सुबह जानवरों का गोबर उठाने से शुरू होती और विद्यालय जाने के पहले 1 कप चाय, फिर एक परोठा मिलने से पहले ताई की 1000 झिड़कियाँ मिलती। दोपहर बाद घर लौटने पर बिना सालन नमक के साथ 2 चपाती और फिर खेतों की ओर दौड़ा दिया जाता, अधपेट। छोटी उम्र और काम का क्षमता से अधिक बोझ। वो ताऊ ताई को बिना बताए एक दिन सुबह स्कूल से सीधे ननिहाल भाग आया। शायद वे लोग यही चाहते थे। नाना मामा थे नहीं, मामा के इकलौता बेटा इंदर और नानी बूढ़ी थी। उसकी दास्तान सुनकर नानी ने उसे छाती से लगाते हुए कहा था, तू अब कहीं नहीं जाएगा रविश। वो उसे रवीश नहीं पुकार पाती थी। यहीं रहकर पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बन। कहते हैं कि उसके नाना मामा की मृत्यु उसके पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। इंदर, जिन्हें वो इंदर भैया कहता था, मामा की मृत्यु के समय 19 या 20 साल के थे। उनकी मृत्यु के बाद इंदर को पढ़ाई छोड़ खेत संभालने पड़े थे, लेकिन वो पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उन्होंने अगले ही दिन उसे गांव के स्कूल में उसी कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया जिसमें वो पढ़ता था। 2 साल बाद इंदर का विवाह हुआ फतेहपुर के एक गांव में। सहबाला बनकर वो इतराता घूमता रहा था। इंदर की पत्नी, जिसे वो पहले दिन से ही भौजी कहने लगा था, ऐसी कि अंधेरे में खड़ी हों तो रोशनी की आवश्यकता ही नहीं थी। लगभग 26 साल की आयु, बड़ी आंखें, लंबे केश, भरी देह यष्टि, गोल और भरा चेहरा। विदा होकर वो उसी बैलगाड़ी में गांव तक आया था और रास्ते भर भौजी की खैर खबर लेता रहा था। 3 साल बीत गए। 5वीं उत्तीर्ण कर 4 मील दूर दूसरे गांव में इंदर ने 6वीं में उसका दाखिला करवा दिया। नानी पोते का मुंह देखने की आस ले चल बसी थी। एक दिन उसने भौजी को इंदर भैया से कहते सुना, अम्मा पोते की आस लिए चली गईं। मेरे घर वाले भी, अर्थात भौजी का मतलब अपने मायके वालों से था, गाहे बगाहे टोक देते हैं। एक दिन चलकर शहर के अस्पताल में हमें अपने को दिखा लेना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। पगला गई हो सुरली, अभी उम्र ही का है, कुछ दिन और देख लो। भौजी को बीच में टोक कर इंदर भैया बोले थे। उसने उस दिन अनुभव किया था कि भौजी संतान को लेकर जितना चिंतित थी, भैया उतने ही लापरवाह। उसी वर्ष जाड़े के दिनों में, शायद दिसंबर माह में, इंदर भैया को आगरा के एक गांव शादी में जाना पड़ा। उनके जाने के बाद भौजी दिन भर गंभीर रहीं। स्कूल से लौटने के बाद उसने ये अनुभव किया था। जानवरों के सानी पानी और उनके नीचे साफ सफाई के लिए इंदर भैया ने गांव के मजदूर की व्यवस्था कर दी थी। वो आकर भैंस का दूध निकाल गया था। भोजन के पश्चात रात वो अपनी कोठरी में पढ़ रहा था। ये वही कोठरी थी जिसमें नानी के साथ वो सोया करता था। बिजली तब गांव में नहीं थी। लालटेन की रोशनी में दरवाजे पर भौजी प्रकट हुई। उसकी ओर गर्म दूध का गिलास बढ़ाते हुए बोली, रवीश, मुझे अकेले डर लग रहा है, पढ़ने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। दूध का गिलास थामते हुए उसने टाइम पीस में समय देखा। 9 बज रहे थे। उसने सिर हिलाकर हामी भरी तो भौजी लौट गई थी। वो प्रतिदिन रात 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाता और 2 घंटे पढ़ता था। 10 बजे उसने सुबह 5 बजे के लिए अलार्म लगाया और लालटेन की रोशनी धीमी कर आंगन पार कर भौजी की कोठरी, जिसे वो कमरा कहती थी, में गया। वहाँ पहले से ही लालटेन जल रही थी। अपनी लालटेन बुझाकर उसे खूंटी से टांग उसने पूछा, भौजी मेरी चारपाई कहाँ है? भौजी ने कुनमुनाते हुए रजाई हटाई और उसके लिए जगह बनाते हुए बोली, इधर लेट जाओ। मजाक न करो भौजी, मेरे लिए चारपाई। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि भौजी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ उसे रजाई में खींच लिया था। वो बेहद घबरा गया था। ये क्या भौजी, ये क्या?
लेकिन भौजी कोई उत्तर दिए बिना उसके गाल चूमे जा रही थीं और उसे अपने शरीर से चिपकाए जा रही थीं। वो जितना ही उनसे छूटने का प्रयास कर रहा था, वो उतना ही उसे अपने में दबोच रही थी। उसका प्रतिरोध अधिक देर तक कायम नहीं रह सका। भौजी के शारीरिक स्पर्श से वो एक ऐसी अनुभूति में खोता जा रहा था कि उसे स्वयं ये ज्ञान नहीं रहा कि वो किस दुनिया में विचरने लगा था। वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था जो उसके लिए अनजान थी, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षक कि उसमें डूब ही गया था। इंदर भैया की अनुपस्थिति के 4 दिन ही नहीं वो उसमें डूबा रहा, बल्कि उस दुनिया ने उसके अंदर स्थायी रूप से अपना स्थान बना लिया था। वो दुनिया पता नहीं कब तक आगे उसके अंदर आबाद रहती यदि वो हाई स्कूल में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ होता। घर में किसी की नज़रें भले ही नहीं बदली थीं, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा में पुनः बैठने की तैयारी करते हुए उसने आत्ममंथन शुरू कर दिया था। इस बीच भौजी ने एक पुत्र को जन्म दिया, गोल मटोल और गोरे चिट्टे पुत्र को। और तभी एक दिन मजाक में भौजी ने कहा था, रवीश, जिसे तुम अपना भतीजा कहते हो, वो भतीजा नहीं, तुम्हारा बेटा है। उस दिन उसने अपने अंदर घृणा और कृतज्ञता का ऐसा मिला जुला भाव अनुभव किया था जो स्वयं और भौजी दोनों के प्रति था। उसी दिन उसने उस घर को छोड़ देने का निश्चय किया था। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम अनुकूल रहा था। द्वितीय श्रेणी मिली थी। विद्यालय से टीसी और मार्कशीट लेकर एक सुबह वो ननिहाल से भी भाग खड़ा हुआ था। लखनऊ गया था फौज में भर्ती होने, लेकिन सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात छोटे छोटे काम करके गुजारा करने लगा था। 1 साल बाद वो कानपुर आ गया और एक प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर की नौकरी पाने में सफल रहा। कुछ कमाई होने लगी तो उसके अंदर दफन स्त्री संसर्ग की दुनिया फिर जागने लगी। उस दुनिया को और अधिक जगाने में अहम भूमिका निभाई थी उसके साथ काम करने वाले एक अन्य कंपोजिटर ने। वो एक दिन उसे मूलगंज के कोठे पर ले गया था। एक बार उसने वहाँ का रास्ता जो देखा तो जब तक कानपुर में रहा वहाँ जाना बंद नहीं हुआ। माह में 1-2 बार जाने लगा था। जिस दुनिया को भौजी के साथ वो गांव में छोड़ आया था, उसने उसे मूलगंज के कोठों में खींच लिया था। शाम ढलते ही नारी देह की चाह उसे होने लगती और रात गहराने तक इतनी बलवती हो उठती कि अपने आप को मूलगंज की ओर जाने से रोक पाना उसके लिए असंभव हो उठता। उसने कभी कहीं पढ़ा था कि कम आयु में चारित्रिक स्खलन मानसिक और शारीरिक रोग का रूप ग्रहण कर लेता है और व्यक्ति आजीवन, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसका शिकार रहता है। वो चाह कर भी उस कमजोरी से मुक्ति का रास्ता तलाश नहीं कर पा सका था। लेकिन वो अपने कैरियर को लेकर भी सचेत था और उस छोटी सी नौकरी के साथ ही उसने प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पहले इंटर पास किया था और उसके बाद प्रेस मालिक के एक जानकार सीए के यहाँ जा बैठा था। सीए के यहाँ नौकरी करते हुए उसने सीए इंटर किया और कानपुर को अलविदा कहकर दिल्ली जा पहुँचा था, जहाँ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसे नौकरी मिली। उस नौकरी के साथ ही उसने सीए फाइनल करना जारी रखा। दिल्ली में अच्छी नौकरी थी तो जीवन के अभावों को पूरा करने के अनेक नए स्थान और साधन भी थे। उसकी मूलभूत कमजोरी ने जल्दी ही उसे एक ऐसी युवती से मिला दिया जो HIV संक्रमित थी। जब उसे इस बात की जानकारी हुई, बहुत विलंब हो चुका था। वो स्वयं गंभीरता से उस बीमारी की चपेट में आ चुका था और तब उसे सुरली भौजी की याद हो आई थी। तुमने देह की इस दुनिया में न धकेला होता भौजी, तो वो इससे आगे सोच नहीं सका था। स्त्री देह से मिलने वाले स्वर्गिक सुख की अनुभूति के एकाएक नारकीय पीड़ा में बदल जाने का कारण स्वयं उसकी संयमहीनता रही, ये वो सोच नहीं सका। दैहिक संसर्ग का समर इस तरह हारने की छटपटाहट, पीड़ा, हताशा का जैसे कहीं कोई अंत ही नहीं था। काम और उसकी तृप्ति से परिचित कराने वाली नायिका खलनायिका में परिवर्तित हो गई और उससे प्रतिशोध की लपटें सिर ऊंचा उठाने लगी थी। भौजी, मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें भी तिल तिल कर इस आग में जलना होगा, उसने एक दिन निश्चय किया था और वापस गांव जाने की योजना बनाने लगा था। सो गए रवीश? एक ट्रे में चाय और नाश्ता थामे भौजी खड़ी थी। वो उठ बैठा। उसने एक बार फिर भरपूर नज़र उन पर डाली। बिल्कुल नहीं बदली है, वैसा ही गदराया बदन, आज भी वैसा ही जवानी जैसा रूप। रवीश के चेहरे में वैसा ही भोलापन है। तब मसें भीग रही थीं, लेकिन अब तो नस नस से जवानी फूट रही है, बल्कि बिल्कुल जवान, 27-28 का है। कितना मोहक, आकर्षक,
कितने बरस बीत गए इसके हाथ की छुअन अनुभव किए। ये इंतज़ार किस बात का कर रहा है? चाय को परे खिसका क्यों नहीं देता? अपने स्वयं के भीतर उसे सुरली भौजी खुद से कहती सुनाई दी। तुमने कुछ कहा भौजी? इसी के साथ उसके अंदर का लंपट पुरुष मचल कर चीखने लगा। चाय नाश्ता बाद में, तू आया है जिसलिए। उसने बदन में तेज सुरसुराहट अनुभव की और नीचे उतरने के लिए उचकने लग गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही रवीश? उसमें अस्वाभाविकता अनुभव करती सुरली ने चाय की ट्रे चारपाई पर रखते हुए कहा। चाय पियो और सो रहो, सफ़र की थकान लग रही है। थकान ऐसे नहीं मिटेगी भौजी, कहने के साथ ही उठ खड़ा हुआ। लेकिन सुरली खतरा भाप चुकी थी। तेजी से पलट कर बरोठे की ओर भागी थी, कहती हुई, दरवाज़ा खुला हुआ है। रवीश बरोठे की ओर लपका, लेकिन तब तक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी और सुनाई दी थी सुरली भौजी की चीखती हुई आवाज़। रवीश, वो भौजी कब का मर चुकी, भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त इस घर से दफ़ा हो जाओ वरना। रवीश जड़ हो गया। हाथ आई मछली हाथ से फिसल गई थी। उसके कान में लगातार वरना शब्द गूंज रहा था। भाग जा, उसके कान में उसके डर ने कहा। और इसी के साथ उसे छप्पर पर किसी चिड़िया की चीख सुनाई दी। चिड़िया लगातार चीख रही थी। उसकी नज़रें छप्पर पर चिड़िया की ओर टिक गई थीं। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी सुरली भौजी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।